Hi, welcome back again. Another exciting session of the Chapter 6 Differential Equation 6.3 Separation of the Variable and the Logistic Equations. इस सेशन पे हम जान सकेंगे ये दोनों चीज़ें क्या है और किस तरह से इन अ फॉर्म ऑफ दी एप्लीकेशंस हमें सेपरेशन या लॉजिस्टिक इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ रही होती है. तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं. फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है. विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं. जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच इन प्रेजेंटेशंस, राइट कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है. तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है. तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ. वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो देयर इज़ अ कोर्स लाइव ऑन यूडेमी और जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है. एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं यहाँ से तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट इन एनी फर्म. So the conceptual thing and a very important thing with respect to the topic 6.3 is the separation of the variable. तो separation of variable को हमने previous 6.2 के अंदर भी इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड वे पे देख रहे हैं कि separation of variable को किस तरह से किया जा रहा होता है. So the first thing, the definition, the separation of the variable, consider a differential equation that can be written in a form of the mx and ny. यानी एक x के साथ है और एक y के साथ है, तो dy upon dx है, where m is a continuous function of x alone and n is a continuous function of y alone. ठीक है, m और n जो है वो x and y के लिए फंक्शन है अकेले. So as you saw in the preceding session, for this type of the equation, all x term can be collected with dx and all the term y is collected by dy. And a solution can be obtained in the form of the integration. Such equations are said to be as separable. And the solution procedure is called a separation of the variable. Below are some examples of the differential equation that are separable. In 3 examples, you can easily observe that कि हम इस simple equations को किस तरह से separate कर रहे हैं y, dy and dx के m और n separable functions के form पर. तो x square plus 3y था, y वाले टर्म को हमने यही रहने दिया, x को वहाँ ले गए तो ये x वाला और y वाले टर्म बन गए. साइन एक्स एंड वाई बार था, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी जगह हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमने वाई को यहीं रहने दिया. कॉस, क्योंकि ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा तो इसकी जगह हमने कॉट लिख दिया. एक्स वाई बार डिवाइड एक्सपोनेंशियल वाइज वाई प्लस 1 के फॉर्म पे था तो इसे हम सेपरेटली डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं. तो डी वाई वाले टर्म यहीं रहे और ये जो एक्स का एक वाई टर्म था वो डिवाइड पे इस तरह से सेपरेट हो गया. तो दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक और द रीराइट फॉर्म ऑफ द वेरिएबल सेपरेशन. So let's see the general solution of the x square plus 4 dy upon dx is equal to xy. So behalf of the separation, note that y is equal to 0 is a solution. To find other solution, assume that y is not equal to 0 and separate variable as shown. यानी अगर initially note किया जाए y की वैल्यू 0 हो सकती है लास्ट. So other solutions पर अगर आप जाएंगे तो आप assume करेंगे कि y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है. तो हमने सबसे पहले सेपरेशन शुरू की, dy की टर्म को हमने सेपरेट कर लिया और x की टर्म को सेपरेट कर लिया. अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट करने के बाद. ठीक है, इंटीग्रेशन शुरू हुई 1 अपॉन वाई के लिए ln, और ये जो पार्ट है वो ln टर्म का इंटीग्रल पार्ट है. और ठीक है, और इसके रूल के मुताबिक हम जान चुके हैं चैप्टर 5 में भी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशंस, हाउ कन्वर्ट दिस इक्वेशन. ठीक है ना, तो इसकी मैं तफसील पर नहीं जा रहा हूँ, आप इस पार्ट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया जा रहा है उसे. तो सेपरेट किया गया, सेपरेट करने के बाद एक्सपोनेंशियल यूज़ किया गया ताकि एल को ख़त्म किया जा सके और वाई पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिला हमें एक्सपोनेंशियल सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का. ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ क्योंकि सी के साथ भी है और इसके साथ भी है तो सी को अलग रखा गया और इसकी वैल्यूज़ को अलग रखा गया. बिकॉज वाई इज़ इक्वल टू 0 इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन, सो यू कैन राइट द जनरल सोल्यूशन वाई इक्वल टू दिस टर्म. ठीक है, अब हमने जनरल सोल्यूशन, क्योंकि सी को हमने कंसीडर कर लिया एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस C1, तो बिहाफ ऑफ दिस ये हमारा जनरल सोल्यूशन यहाँ पर बन रहा है. फर्स्ट थिंग, हमने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन पे अगर कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा जो इंटीग्रेट के होते हैं, एक्सपोनेंशियल या फिर अदर फॉर्म ऑफ द फंक्शंस जो होते हैं उस पर जो डायरेक्टली वैल्यूज पुट की जाती है, इधर वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, हाइपरबॉलिक हो, पैराबॉलिक हो. जैसे यहाँ पर x1 अपॉन या x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए हमने ln यूज़ किया और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ को इंटरटेन कर रहे हैं. क्योंकि y की वैल्यू 0 जो है वो एक सोल्यूशन है, तो बिहाफ ऑफ दिस ये जो इक्वेशंस बनेगी हमारे पास वो जनरल सोल्यूशन बनेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो कि हमें इनिशियली दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं.
फाइंडिंग अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करना है तो गिवन द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अब 1 कंसीडर करते हुए इनिशियली चलेंगे। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है हमें एज्यूम करते हुए कि ये जो कंडीशन है इनिशियली इसको फॉलो करें, ठीक। नोट दैट y इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इस यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि y इक्वल टू 0 जो है वो जनरल सोल्यूशन होगा, बट दिस सोल्यूशन डजंट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो यू कैन एज्यूम दैट y इज नॉट इक्वल टू 0। टू सेपरेट वेरिएबल यू मस्ट राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ y and second term exponential minus x square, so you should multiply exponential x square divided by y and obtain the following, ठीक है। सेकंड टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है कि y इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे सेपरेट करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म y और सेकंड टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस x को यूज़ किया और मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो x एंड y को हमने सेपरेट किया, ठीक। सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। जब ये एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई होगा यकीनी तौर पे, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यूज x वाली इधर चली गई और y वाली इधर रही, ठीक है। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो लास्ट वैल्यू मिली वो 1/2 एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर नेगेटिव का प्लस c के साथ मिल हुआ। अब इनिशियल वैल्यूज की बात करें तो ये इनिशियल वैल्यूज है, सो यू हैव 1/2 माइनस 0 या फिर 1/2 माइनस प्लस c, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 1, ये इम्प्लाइज कर रही है कि c की वैल्यू 1 है फॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन। बिहाफ ऑफ दिस सोल्यूशन हम इस पार्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ln 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर प्लस 1 क्यों, c के लिए इस कंडीशन के मुताबिक। सो दिस विल बी द जर्नल सोल्यूशन, दिस विल बी द जर्नल सोल्यूशन। सो यू कैन चेक दिस बाय डिफरेंशिएटिंग एंड रीराइट टू गेट द ओरिजिनल, यानी इस चीज़ को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो हमें वापस से यही इक्वेशन मिल जाएगी जो इक्वेशंस हमें इनिशियली दी गई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलरली सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल और इंटीग्रेशन, यही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इंक्लूडिंग द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1 हमने इन जर्नल फॉर्म बनाया अपने प्रॉब्लम के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह सोल्यूशन कर्व के लिए हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन सजेस्ट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट x एंड y विच बी 1 and 3 एंड हैज़ अ स्लोप ऑफ y डिवाइड x स्क्वायर एट एनी पॉइंट x एंड y, और उसकी एक स्लोप वैल्यू है इस पॉइंट पर, इस इक्वेशन पर, यानी इस नोटेशन पर जो पॉइंट होगा x एंड y को। बिकॉज द स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस नोटेशंस, सो यू हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं क्योंकि इसकी स्लोप वैल्यूज मौजूद है तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसको स्लोप कहा जा रहा है तो इसका मतलब है यही है y अपॉन एक्स स्क्वायर, यही फॉर्म तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन दी गई है 1-3, ठीक है, 1-3 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, इंटीग्रेट कर दिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसको किया हमने और इंटीग्रेट कर दिया y इज नॉट इक्वल टू 0 के बिहाफ पर। इंटीग्रेट होने के बाद ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आया c एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन x, बिकॉज y इक्वल टू 3 and x equal to 1, this condition it follows that 3 equal to c exponential minus 1, ठीक है, ये -1 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 1 होगा, ठीक है, और इधर y है तो ये एक पार्ट बन गया। तो बेस ऑन दिस c की वैल्यू बन गई 3 एक्सपोनेंशियल, सो द इक्वेशन दैट स्पेसिफाइड द कर्व इज y इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन x। तो c की जगह देखो मैंने ये क्या लिखा है 3e, जबकि e ओरिजिनली मौजूद है, बेस सेम है, इसको इस तरह से हमने लिखा, x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, तो विच मीन दिस इज अ जनरल सोल्यूशन, दिस इज अ जनरल सोल्यूशन टू फाइंडिंग द कर्व that passing through the 1,3 and having the slope of y divided by x square at any point. So this is a general. Because the solution is not defined at x equal to 0, the initial condition at x equal to 1, x is restricted to positive values. Here's the general solution in the form of the graph. The first thing, there's a value, और 1 और 3 पर हमें ये स्लोप वैल्यूज दी गई थी, ठीक है, और हमें मालूम ये करना था कि कर्व पॉइंट इसका क्या होगा। तो हमने ये जब जनरल सोल्यूशन बनाया तो ये हमें वो कर्व मिल रही है इस वैल्यूज पे, जबकि y इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल x कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो ये एज लाइक दी एजेंटोर्स इससे फॉलो करता रहेगा, लेकिन ये इसको टच नहीं कर सकेगा। दिस इज अ जनरल फॉर्मेट ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द कर्व। Okay, so the next topic of this session is a homogeneous differential equation. As we know, there are different kind of the differential equation. One of them is a homogeneous, as like the non-homogeneous functions, partial differential equations. Similarly,
other form of the differential equations. So we will discuss these kind of the differential equations with respect to the example or the types in a separate session. But according to the book topic, here's a homogeneous differential equation. So what does it say? Some differential equations are not separable. That's a very important thing in x and y. यानी कुछ ऐसे differential equation होती है जिन्हें separate नहीं किया जा सकता x and y में. Be made separable by change of the variable. But x can be made separable by a change of the variable. This is true for the differential equation of the form y bar is equal to x and y. यानी ये जो फॉर्म लिखने का तरीका होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है. सो वेयर f इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यानी जब इस फॉर्मेट पे इक्वेशन लिखी जा रही होती है तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है x एंड y के फॉर्मेट पे, क्योंकि दोनों वैल्यूज फंक्शन का इनपुट हो रही हैं. ठीक है, सो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं. द फंक्शन गिवन बाय द एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस ऑफ द डिग्री n. इफ यानी उसकी डिग्री जो होगी वो n होगी. कब? उस वक्त होगी जब होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द डिग्री n को उसके स्टैंडर्ड वे पे लिखा जाए. तो कैसे होगा? f tx and ty is equal to t to power n fx and y, where n is an integer, यानी n की जो भी वैल्यूज होगी वो उसके लिए डिग्री कंसीडर की जाएगी. इस चीज़ को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. वेरीफाइंग होमोजीनियस फंक्शंस, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म पर फंक्शंस हमें दिया गया है. ये फंक्शंस की बॉडी है, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. इस कंप्लीट इक्वेशन को डिग्री ऑफ 3 क्यों कहा जा रहा है? अगर आप इसे सॉल्व करें उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जो अभी हमने ऊपर देखा कि एफ टी एक्स एंड टी वाई, तो टी एक्स स्क्वायर माइनस टी वाई, इसका स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का 4, एक्स की जगह टी एक्स क्यूब, प्लस 3 एक्स की जगह टी एक्स एंड वाई की जगह टी वाई. ठीक है जी, इन दोनों में से टी कॉमन ले लिया हमने इस तरह से. ठीक है, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो है वो बेस सेम है ना, पावर ऐड कर ली तो टी क्यूब हो गया. अच्छा, हमने कॉमन नहीं लिया बल्कि टी को सेपरेट किया अभी हमने, यहाँ से भी टी को सेपरेट कर लिया, यहाँ से भी कर लिया. ठीक है, अब कॉमन ले रहे हैं, इस स्टेप पर हम कॉमन ले रहे हैं. कॉमन लेने पर टी क्यूब पे ये वैल्यूज मिल गई. अब टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 3 एन एफ एक्स वाई. तो ये जो टी के ऊपर एन की वैल्यू है, एन इज इक्वल टू 3. दिस इज अ डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. होप यू अंडरस्टैंड. सेम लॉजिक विल बी यूज्ड इन अ बी पार्ट. ठीक है, यू कैन इजिली कंक्लूड दैट कि वैल्यूज यहाँ पर किस तरह से आ रही है. तो टी की वैल्यू 1 है, तो बेस्ड ऑन दिस द डिग्री इज 1. थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखें कि x प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. क्यों? क्योंकि जब आप इसको उसी पैटर्न पर अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म पर लेकर आएंगे, तो इस फॉर्म पर लाने के बाद आपको जो t की वैल्यू है, अगर आप देखो यहाँ पर t कॉमन लिया हमने, तो x प्लस टी वाई स्क्वायर मिल गया हमें. यानी हम यहाँ से t को सेपरेट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं t स्क्वायर ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर t1 है. तो मैं t स्क्वायर को सेपरेट नहीं कर पाया, तो t की वैल्यू n के फॉर्मेट पे नहीं आ सकी, लिहाजा ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. d को अगर आप चेक करें तो d की जो डिग्री है वो 0 मिल रही है. बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ t को सेपरेट किया गया, t के ऊपर 45 जो है, t से t कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर 0 आ जा रही है. तो यही वजह है कि इसकी डिग्री 0. तो बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल, द डेफिनेशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन will be in this form. I'm going to zoom it now. A differential equation is an equation of the form mxy dx plus nxy dy is equal to 0. Same for the differential equation as we have seen in a previous separately session. जो differential equation की हमने definition देखी थी, उसी पर हमारे पास homogeneous है कि m एक separate variable होता है, function होता है, और n separate होता है. ये दोनों ही homogeneous functions होते हैं same degree के, जिसमें x and y as a functions consider होगा dx and dy के साथ. यही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, अब कुछ टेस्टिंग है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है क्या वो डिग्री ऑफ 2 है या फिर नहीं है. तो आप इसको ज़रूर चेक करें. अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिखा दिया. किस तरह से चेक करेंगे? उसी फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन से चेक करेंगे जैसे हमने किया था, यानी एफ टी एक्स एंड टी वाई के साथ. ठीक है, जबकि ये वैल्यूज़ बराबर हो जाती है टी टू पावर एन टी एक्स एंड टी वाई के. ठीक है, इसको यूज़ करें, जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही होगी एक्चुअली वही हमारे पास बेस डिग्री ऑफ दी वैल्यू होगी. ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन यहाँ मौजूद है. अच्छा, थर्ड में जो है वो नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि हम यहाँ पर टी को मालूम नहीं कर पा रहे होंगे, टी के साथ यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन हो रही होगी. वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हमने बुक पे कुछ एग्जाम्पल देगी. द नेक्स्ट सम, चेंज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस, यानी चेंज ऑफ द वेरिएबल हमें करना है होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए. तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो पैटर्न यहाँ पे इक्वेशंस का लिखा गया है ये तो होमोजीनियस का है, एज वी हैव सीन दैट. देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंशियल इक्वेशन
whose variable are separable by the substitution y equal to vx। यानी इस होमोजीनियस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, किसके लिए या किस वक्त, जब वो वेरिएबल्स जो सेपरेट हो सकें सब्स्टिट्यूशंस पे, किस चीज़ की सब्स्टिट्यूशन पे, y इक्वल टू वी एक्स, वेयर v इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी v वो फंक्शन है जो डिफरेंशिएट हो सके x के लिए, तो उस चीज़ की कन्वर्जन के बाद इस होमोजीनियस फंक्शन को सेपरेबल बनाया जा सकता है। कैसे समझते हैं इस चीज़ को? भाई एग्जाम्पल नंबर 6 पे लिखा हुआ है सॉल्विंग अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई। सबसे पहले अभी तक हमने ये जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, और उस होमोजीनियस की डिग्री फाइंड करने के लिए किस नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा कि सेपरेबल बनाने के लिए हमें होमोजीनियस के किस रूल को इस्तेमाल करना होता है। अब बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3xy आर बोथ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, लेट y इक्वल टू वी एक्स, यानी ये दोनों जो फॉर्म है वो दोनों होमोजीनियस हैं डिग्री 2 के, तो हम क्या करते हैं y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं टू ऑब्टेन dy इक्वल टू एक्स डी एंड y एंड v dx इस नोटेशन पे। ठीक है, जब ये वैल्यू डिसाइड हो गई तो सब्स्टिट्यूशन पर हमें क्या मिला, देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर की जगह पर क्योंकि हम वी एक्स यूज कर रहे हैं तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x वी एक्स, और उसके बाद जो डी वाई की भी तो वैल्यू लिखनी है, तो डी वाई हमने सेपरेट किया एक्स डी वी प्लस वी डी एक्स, वो लिख दिया हमने जो कि डी वाई के बराबर और इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया, जिस तरह से प्रॉपर्ली इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है, जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया तो 3vx हो गया डी के साथ। ओके, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर एंड सेपरेट द वेरिएबल्स, हमने एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अब कैंसिल होने के बाद इस तरह से इक्वेशन आ चुकी है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ln यूज़ किया गया, ln यूज़ करने के बाद हमारे पास x4 की ये इक्वेशंस बन रही है x4 के फॉर्म पर वैल्यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे v को प्रोडक्ट के फॉर्म पर, यानी जहाँ पर v मौजूद है उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी y अपॉन x, जो कि पुट की गई है यहाँ पर, तो पुट किया गया, वैल्यूज अप्लाई की गई। अब यहाँ से हमने c को सेपरेट कर लिया, c की वैल्यू सेपरेट हो गई। ठीक है, c की जो c एक्स स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पर जो पुट हुई है जर्नल फॉर्म पर, वो हमारे पास एक जर्नल सोल्यूशन आ गया। सो यू कैन चेक दिस बाय डिफरेंशिएटिंग एंड रीराइटिंग टू गेट द ओरिजिनल इक्वेशन। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस से मुझे ओरिजिनली वही फंक्शन मिल जाएगा जो हमें स्टार्टिंग पे दिया गया था। तो क्या चीज़ हमें समझ में आई इस लेवल पर कि जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, अगर वो एक होमोजीनियस फंक्शन है तो उस होमोजीनियस फंक्शन को किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद हम y इक्वल टू वी एक्स कब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, हमने वो जाना, और उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म को सॉल्व होते हुए देखा। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द time to discuss the application, and that's a very important differential equation example. In a modern maths, I'm pretty sure कि जितने भी कैलकुलस की बुक होती हैं जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होती है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का बड़ा जिक्र आता है। इसी तरह से वायरस या फिर डिफरेंट जर्म्स जो होते हैं उनके पॉपुलेशन ग्रोथ का जिक्र ज़रूर आ रहा होता है। तो फॉक्स, रैबिट, इनकी पॉपुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। तो एग्जाम्पल क्या कहती है, एग्जाम्पल 7, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ। द रेट ऑफ चेंज of the number of the coyotes NT is a population is directly proportional to the 650 minus NT। ठीक, ये एक सिस्टम दिया गया है जिसमें रेट ऑफ द चेंज ऑफ द नंबर्स ऑफ द कोयोटिस जो कि N ऑफ T से रिप्रेजेंट हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन बताया जा रहा है कि उनकी पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस एक्सप्रेशन के, वेयर T इज अ टाइम इन अ ईयर एंड T when T equal to 0 the population is 300 and T equal to 2 the population has increased to 500. Find the population when T equal to 3. ठीक है, यानी हमें 0 और 2 पे पॉपुलेशन दी गई है इंक्रीज फैक्टर के साथ, और पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन बताएं उस वक्त जब टाइम की वैल्यू यानी T की वैल्यू 3 हो। सो बिफोर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू 650 माइनस NT। ठीक है, जबकि NT यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ द चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ द नंबर। सो यू कैन राइट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे लिख रहे हैं कि dn अपॉन dt, n क्या है, पॉपुलेशन है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बराबर है k 650 माइनस n। तो 650 माइनस n तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा और k वो कांस्टेंट वैल्यूज है।
ठीक है, जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट रहेगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ. बिफोर द सॉल्विंग डिफरेंशिएट फॉर्म क्या बनेगा, हमने सबसे पहले k की वैल्यूज निकालनी है ना. यहाँ पर k के निकालने के लिए हमने dn की वैल्यूज, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, डिवाइड पे चला गया, ठीक है, और उसके बाद हमने k को सेपरेट कर लिया. जब हमने सेपरेट किया तो वेरिएबल सेपरेशन हो गई. सेपरेशन के बाद हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसे इंटीग्रेट करने की. इस स्टेप पे हमने इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यूज सेपरेट होने लगी और हमने यहाँ से n को फाइंड कर लिया. और n को हमने जैसे फाइंड किया हमें जर्नल फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन मिल गया. और अगर आप इस पार्ट को देखें, ठीक है, जो जर्नल फॉर्म पर हमारे पास पार्ट है, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर नाउ. ये क्या, ये वही पार्ट आ गया जो हमने प्रीवियस सेशन पे भी देखा है, एंड दैट इज नथिंग बट अ ग्रोथ इन डी की फॉर्म, राइट. वही चीज आ गई. और इस फॉर्मेट से हमें ये पता चल गया कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ में इस एक्सप्रेशन यानी 650 माइनस NT को विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम यूज करते हुए किस तरह एक जनरल फॉर्म बना सकते हैं. और जब जनरल फॉर्म बन गया तो अब हम n की वैल्यू 300 एंड टाइम 0 पुट कर रहे हैं. यू कैन कंक्लूड दैट c इक्वल टू 350, ठीक है. व्हेन यूजिंग n इक्वल टू 500 एंड t इक्वल टू 2 we got k equal to this value. So the model is quotic population is equal to this one, ठीक है. जनरल फॉर्म आ गया, k की वैल्यूज भी पता चल गई हमें. अब t की वैल्यूज जो है मॉडल के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी. k की वैल्यू, t की वैल्यू क्या पुट करनी थी सर, 3 करनी थी. 3 पुट किया एंड जनरल फॉर्म दिस इज अ पॉपुलेशन 552. So the model for the population as shown in a figure 6.14. Note that n equal to 650 in the horizontal asymptotes of the graph and carrying capacity of the model. You will learn more about the carrying capacity later in this session. But right now, the graph 6.14, this one, shows that the growth of this population with respect to the general form of the differential equation. So this is the first available values according to the question. This is also the second one, and this is a third one which we have concluded by using this equation behalf of the differential equation as well as concept of growth. Right? Hope you understand the conceptual understanding of this. थोड़ा सा tricky ज़रूर है, लेकिन हम कोशिश करें कि एक एक पार्ट को लेकर चलें ताकि हर चीज़ को समझना हमारे लिए आसान रहे. तो अभी तक हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है और होमोजीनियस इक्वेशंस क्या हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और फिर हमने एप्लीकेशन में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन देखी. अब हम लॉजिस्टिक इक्वेशंस की तरफ चलते हैं क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने डेप्थ पे जान लिया है. अब लॉजिस्टिक इक्वेशन को देखते हैं और उसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि लॉजिस्टिक इक्वेशन है क्या और ये किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर कर रही होती है. Okay, let's understand the logistic differential equation. So in session 6.2, the exponential growth model was derived from the fact that the rate of change of the variable y is proportional to the value of the y, as we have seen that where dy upon dt is equal to ky, which means y bar equal to ky, जिसका जनरल सोल्यूशन था y equal to c exponential kt, जिसको हम growth and dk कह रहे थे. So exponential growth is unlimited, as we have seen कि unlimited way पे वो growth होती रहेगी. But describing a population, those often exist some upper limit L, past which growth cannot occur. There often exists some upper limit L, past which growth cannot occur. This upper limit L is called a carrying capacity, which is the maximum population YT that can be sustained or supported as the time increases. A model that is often used to describe this type of the growth, जिसमें upper limit जो है वो कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी का है, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन YT को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और वो सपोर्ट करे अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए टाइम इन अ फॉर्म ऑफ द इंक्रीज. तो ऐसे टाइप की ग्रोथ को हम लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. दैट इज अ मेंशन हियर. और उस लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है dy अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू ky multiply by 1 minus y upon L, where L is a carrying capacity, ठीक है, and also the upper limit L, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है. तो ये है हमारे पास लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला. और हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि अभी हमने देखा कि 6.2 के अंदर तो हम उस मॉडल को इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि हम वहाँ ये देखते थे कि जो y की वैल्यू थी
या वेरिएबल y था, चेंज ऑफ y इज अ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ y था, जिस पे हमने इक्वेशन बनाई dy अपॉन dt इक्वल टू ky और उसका जनरल सोल्यूशन बना cy इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल kt। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है, तो उस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना सम टाइम काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को दिखाने के लिए हमने एक लिमिट L वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाया उस जगह पर जहाँ पर उसकी ग्रोथ अकर नहीं हो सकती। तो दिस अपर लिमिट L, ठीक है, इज कॉल्ड अ कैरिंग कैपेसिटी, और इसी मॉडल के ब्याह पर एक लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया। So where K and L are the positive constant, a population that satisfy the equation doesn't grow without bound but approaches their carrying capacity L as T increases. From the equations, you can see that if y is between 0 and the carrying capacity L, so dy upon dt is greater than 0 and the population increases. If y is greater than L, then dy upon dt is less than 0. And the population decreases, the graph function y is called a logistic curve. यानी जब आपकी population decrease होगी तो जो आपका logistic equation होगा वो logistic curve में change हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखें जो 6.17 के अंदर मौजूद है, जो इसी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर रहा है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज कॉल्ड अ लॉजिस्टिक कर्व। तो ये वो लॉजिस्टिक कर्व है, और इस लॉजिस्टिक कर्व को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो जरूर याद आना चाहिए। और इसी कर्व्स को देखते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिवेशन फंक्शन है जो इसी कर्व को फॉलो करती है? ऐसे कौन सी एक्टिवेशन फंक्शन है जो इसी कर्व को फॉलो करती है? तो डू राइट इन अ कमेंट, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पे ये किससे फॉलो करती है। क्वेश्चन देखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पर हमें लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाए। इसी एक एग्जांपल के जरिए से हमें कॉन्सेप्शनल व्यू समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये क्या है। सो ड्राइविंग द जनरल सोल्यूशन यूजिंग द लॉजिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक इक्वेशंस को हमने जर्नलाइज करना है, जनरल फॉर्म पे लाना है, dy अपॉन dt ky 1 माइनस 5l। तो बिगिन बाय द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, dy के टर्म को हम सेपरेट लाना चाहते हैं और k वाले टर्म को यानी ty टर्म को एक तरफ करना चाहते हैं। तो हमने सेपरेट कर लिया, dy सेपरेट हो गया, t वाला कांस्टेंट के साथ चला गया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद एक्सपोनेंशियल वैल्यूज लॉग ली गई ताकि 1 अपॉन y को कैंसिल किया जा सके, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास l माइनस वाई अपॉन वाई की वैल्यू बनती है एक्सपोनेंशियल माइनस kt, ठीक है, जबकि हमने b वैल्यूज यहाँ पर प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल c के लिए इस्तेमाल किए, ये जो b है। तो ये एक हमारे पास सिस्टमैटिकली एक फॉर्म है। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर y, अब y के लिए जब इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो y के लिए इक्वेशन ये बन गई। So from the example 9, you can conclude that all the solution of the logistic differential equation are of the general form y equal to L divided by 1 plus b exponential kt. So you can conclude that कि अगर आप इसे रिवर्स करें इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो आपको वो ओरिजिनल फॉर्म मिल सकता है, यानी जहाँ जहाँ पर लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाएगा उसका जनरल सोल्यूशन ये इक्वेशन होगी जो हमने यहाँ पर बनाई, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ जहाँ पर इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। सो सॉल्विंग आ लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, आई स्टेट गेम कमिश्नर रिलीज 40 ELK इनटू अ गेम रेफ्यूजी, यानी 60 LK यूनिट हम इन्होंने गेम रेफ्यूजी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, कमिश्नर ने रिलीज़ किया। आफ्टर 5 ईयर द ELK पॉपुलेशन 104, यानी ELK जो इन्होंने 40 दिया था वो 5 साल के बाद 104 पॉपुलेशन पर पहुँच चुका है। अ कमिश्नर बिलीव दैट द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट नो मोर देन 400 ELK, और कमिश्नर ये बिलीव रखते हैं कि 4000 ELK से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो द ग्रोथ रेट ऑफ द ELK पॉपुलेशन P इज dP अपॉन dt दैट इज इक्वल टू KP1 माइनस P अपॉन 4000। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है जिस बेस पे कमिश्नर इस चीज़ को फॉलो करें, जबकि P की वैल्यू 40 से 4000 तक चलेगी क्योंकि यही इसकी सपोर्टिंग वैल्यूज़ है, और T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है? राइट अ मॉडल फॉर द ELK पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ T, पहले T के लिए करना है। ग्राफ द स्लोप, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं कि मॉडल फॉर ELK पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ द T। तो वी नो दैट L इक्वल टू 400, यानी लास्ट जो लिमिट वैल्यूज है वो 4000 है, सॉरी। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म P इक्वल टू 4000 डिवाइड 1 प्लस B ऑफ EK। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस वाले पेज पे देखा कि जो जनरल सोल्यूशन है वो यही है ना भाई, 1 L अपॉन 1 प्लस BE एक्सपोनेंशियल KT। तो B एक्सपोनेंशियल माइनस KT पे जो ऊपर L मौजूद है वही तो है हमारे पास लिमिट, तो वही लिमिट वैल्यू तो 4000 दी गई है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद T की वैल्यूज
पे हमें सेपरेट करना है इसे। तो बिकॉज पी नॉट यानी P0 40 है इनिशियल वैल्यूज़, 40 पुट किया, 40 पुट करने के बाद सॉल्व किया, B की वैल्यू मिल गई। तो P और T दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे, किसके लिए, K के लिए, पुट किया, K की वैल्यू मिल गई। जैसे हमें K मिला, सो अ मॉडल फॉर अ ELK पॉपुलेशन इज गिवन बाय P, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल 99 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.194 T, एंड नाउ दिस इक्वेशन इज रेडी इन अ फॉर्म ऑफ द मॉडल। पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड पे, ग्राफ द स्लोप फील्ड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सोल्यूशन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 040, यानी हमें स्लोप फील्ड मालूम तो करनी, ग्राफ बनानी उसके लिए, और हमें वो सोल्यूशन भी प्लॉट करना है जो 040 पर आने वाला है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन उठाया dp अपॉन dt, उस फॉर्म पर जो पॉइंट वैल्यूज आ रही थी हमारे पास K की, वो लिख दिया हमने, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था वो लिख दिया। अब हम इस फिगर को 6.818 पर प्लॉट करके दिखा रहे हैं कि 040 पर क्या वैल्यूज बन रही है। देखें, ये इस तरह से कर्व वैल्यूज बना रहा है, और अगर मैं इस लाइन का पूछूं ये लाइन क्या है, तो हम एज वी नो ये फील्ड इसको स्लोप है, ठीक है, जिसको हम फील्ड कह रहे होते हैं, ठीक है। सो द जनरल सोल्यूशन dp अपॉन dt in this form, the passing through the value of 0 and 40, and here we can observe that, ठीक है, ये रेंज है और ये 80 की रेंज है, तो इसके मिड से ये वैल्यूज गुजर पाएंगे। नाउ द सी पार्ट, यूज द मॉडल टू एस्टिमेट द ELK पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर, यानी 15 साल के बाद हमें एस्टिमेट वैल्यूज करनी है। वेरी सिंपल, जो मॉडल हमने बनाया था फर्स्ट इक्वेशन में, ये इस मॉडल को मैंने यूज किया 15 के लिए, ठीक है। सिर्फ T की वैल्यू देखो 15 किया, उसकी जगह सॉल्व किया, 6 सॉल्व करने के बाद वैल्यू एस्टिमेटेड 626, which means 626 will be the ELK population after 15 years. And the last one of this problem, find the limit of the model as T tend to infinity, यानी T अगर tend to infinity हो रहा है तो उसके मॉडल वैल्यूज हमें मालूम करनी है। As T increases without bound, the denominator of the values, this one gets closer to 1, यानी जैसे जैसे इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी डेनोमिनेटर पे, तो ये क्लोजर होगा 1 की तरफ। So we can say that the T is goes to infinity, ठीक है, when 4000 divide by 1 plus exponential 0.194 T, और जब इन्फिनिटी इस पे पुट किया जाएगा तो हमें एट लास्ट जो वैल्यूज मिल रही है वो 4000 की मिल रही है। दैट शोज दैट व्हेन द T टेंड टू इन्फिनिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट। सेशन काफ़ी लॉन्ग रहा, लेकिन हमने कॉन्सेप्चुअल व्यू से ये चीज़ जान ली कि वेरिएबल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट 6.3 पर क्या है। फिर हमने ये जाना कि लॉजिस्टिक इक्वेशंस क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस पे हमने होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस को देखा, उसकी डिग्री किस तरह से फाइंड की जाती है ये हमने देखा। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, यही वजह वीडियो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बुक की एक एक चीज़ों को समझें, ताकि इन फ्यूचर कहीं पर भी हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो हमें कॉन्सेप्चुअल व्यू पता होना चाहिए बुक के रिस्पेक्ट से कि क्या क्या चीज़ें मौजूद थी और वो किस तरह से डिफाइन हो रही थी। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, कोशिश करूँगा सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि ये मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन यानी 6.4 पे मिलते हैं। सी यू देयर।